देखिए भैया, इससे पहले के टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जिसकी क्लास रहेगी तो रिकॉर्डिंग देख लेगा, मैंने भेज रखी है। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो भैया ये अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं वो अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। क्या भैया ये लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं उसे वो अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती कैसे, तो बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है। उनमें से जो सबसे सटीक थ्योरी है वह है मोल्टन कोर की। मोल्टन कोर की कहते हैं कि भैया अर्थ के पास क्या है, मोल्टन कोर है, बहुत बड़ा कोर है, ठीक है भैया। और वो उसका टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा है, 5000 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर है, जिसमें इतने हाई टेम्परेचर पर जो मेटल है, कोर तो मोस्टली मेटल का बना हुआ है, और उस कोर में आपको आयरन और निकल ही मिलेंगे, आयरन और निकल, ठीक है। इतने हाई टेम्परेचर पर आयरन निकल क्या होते हैं, आयोनाइज फॉर्म में आ जाते हैं। क्या होते हैं, मतलब चार्ज फॉर्म में आ जाते हैं। और अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस पे लगातार क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और उस रोटेशन के साथ उसका कोर भी क्या करता है, रोटेट करता है। और कोर की रोटेशन की वजह से आयन रोटेट करते हैं, और आयन रोटेट जब करते हैं तो क्या आता है, करंट आता है। करंट से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, आपको पता है। अच्छा, ये ज्यादा सटीक थ्योरी क्यों मानी गई? इसका रीजन है कि भैया वीनस है, वीनस एक प्लैनेट है जिसके पास मोल्टन कोर तो है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे बहुत स्लो रोटेट करता है। वीनस का जो एक दिन है वो उसके एक साल से बड़ा होता है, जिसका उसका एक दिन जो होता है उसके एक साल से बड़ा होता है। इतनी स्लो रोटेशन के साथ वो इतना तेज स्पिन नहीं कर पाता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग करंट क्रिएट कर सके, और स्ट्रॉन्ग करंट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मरकरी। मरकरी का साइज काफी छोटा होता है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी थर्मल कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है। वो जल्दी से अपने अंदर जो हीट होती है उसको क्या करती है, लूज कर देती है। तो जो वीनस है वो उसके पास मोल्टन कोर है लेकिन वो स्पिन नहीं कर रहा, और जो मरकरी है वो स्पिन तो कर रहा लेकिन उसके पास मोल्टन कोर नहीं, ठीक है। तो दोनों के पास ही खुद की मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर है, ठीक है। तो क्या चाहिए कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मोल्टन कोर, साथ साथ में अपने एक्सिस पे क्या करे वो चीज, स्पिन भी करे, मतलब घूमती रहे लगातार, ठीक है। तो ये अर्थ है, और ये अर्थ लगातार क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। मतलब घूम रही है तो इसका कोर भी घूम रहा होगा, कोर घूम रहा होगा तो आयंस भी घूम रहे होंगे, आयन के घूमने पे क्या आता है, करंट आता है, और करंट से क्या बनती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया आगे बात बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट होते क्या ये, तो अर्थ के हर लोकेशन पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। हर लोकेशन की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए, उनको मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पैरामीटर विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे पैरामीटर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो किसी लोकेशन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ये आपकी अर्थ है, अर्थ थोड़ी टिल्ट होकर घूमती है ऐसा, जिसके अलावा घूमती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक एक्सिस। और इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सिस के इक्वेटर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और अगर मैं अर्थ की ज्योमेट्री के हिसाब से देखूं तो ये है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और इसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, क्योंकि एक्सिस के जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैंने क्या कहा भैया, ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोला, मैग्नेटिक एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, वही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, ठीक है। चलो बात करते हैं भैया, फिर उसके बाद है मैरिडियन। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, मैरिडियन। ये लाइन जो एक्सिस मैंने खींचा ना, उस एक्सिस से जो प्लेन पास करता है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। प्लेन का मतलब जैसे आप सेब को काटते हो तो सेब कटने के बाद कैसा हो जाता है, प्लेन हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर आप एक्सिस से काटोगे अर्थ को तो वहां पर एक प्लेन मिलने वाला है आपको। अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सिस से काटोगे तो वहां पर एक प्लेन मिलेगा, उसे कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस से काटते हो तो वहां पर भी एक प्लेन मिलेगा, उसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए,
तो मेरिडियन कहते हैं प्लेन को जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के मैग्नेटिक एलिमेंट है मेरे पास। एक क्या भैया, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जिसको थीटा से लिखते हैं। एक होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, इसको डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा डेल्टा ऐसा भी लिखा जाता है, डेल्टा को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन जो डेल्टा यहाँ पे यूज हुआ वो ये वाला है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या था, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये क्या था, और यही किसकी डायरेक्शन थी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये किसकी डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या कहते हैं उसे, तो इट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, या मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लूप है जो रोटेशन की वजह से आयन घूम रहा है, उसकी वजह से जो करंट आया उसका लूप है। और करंट कैरिंग लूप क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आपको पता है अगर किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी होती तो आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो। क्या करते हो, तो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी, तो आपने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट खींच दिया। ये टेंजेंट बता रहा है इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, और एक टेंजेंट खींच दिया आपने अर्थ की सरफेस पे। ये कौन सी टेंजेंट है, अर्थ की सरफेस वाली टेंजेंट है। ये कौन सी टेंजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वाली टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ डिप इज द एंगल इन बिटवीन द टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस एंड टेंजेंट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अलग अलग लोकेशन पर इस डिप की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं मान लो पोल की बात करूं, तो पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो ऐसे निकलती है, सीधी एकदम ऐसे निकलती है। सर्फ टेंजेंट ये रही, अर्थ की सरफेस पे टेंजेंट ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो डिप की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। क्या होगी, पोल पर डिप की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर अर्थ की सरफेस के, और सरफेस ये रही, अर्थ की सरफेस ये रही, और जो पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो इस तरीके से निकलती है बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी डिप एंगल क्या होता है पोल पर, 90 डिग्री का होता है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इक्वेटर पे, और अर्थ की सरफेस भी क्या है, ऐसे है। तो अर्थ की सरफेस ये रही, अर्थ की सरफेस ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड ये रही, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो इक्वेटर पे ये एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर क्या होता है, 0, पोल पर क्या होता है, 90, और पोल और इक्वेटर के बीच में क्या होगा, 90 और 0 के बीच में। ठीक है, ये लिखा हुआ, इट इज द एंगल इन बिटवीन टेंजेंट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और टेंजेंट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। पोल पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, क्योंकि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस तरीके से निकलती है, और सरफेस ऐसी होती है अर्थ की, तो डीप ऐसे 90 डिग्री हो गया। और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है और सरफेस की टेंजेंट ऐसी होती है, दोनों पैरेलल होती है। ठीक है, तो पोल इक्वेटर पर एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। ठीक, बात करते हैं भैया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमने देखा भैया ये क्या है, ये मान लीजिए किसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, डिप कहते हैं, बताया था मैंने आपको। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिजोल्व किया, इसे क्या कहूंगा, बी कॉस डेल्टा, और इसे क्या कहूंगा, बी साइन डेल्टा। इसको कहते हैं, जो सरफेस के साथ होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसे, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। समझ गए, ये वाला कंपोनेंट जो होता है हवाई जहाज वगैरह से पास, जो हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं ना, उससे पास करता है। अब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कंपोनेंट हवाई जहाज से पास करके क्या करेगा, तो ये जब हवाई जहाज से पास करेगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और जब किसी मेटल बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर करंट आता है। ये चीजें हमें पढ़नी है चैप्टर नंबर 6 में।
मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आपको तब ये ना बताना पड़े कि भैया कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हवाई जहाज से पास करती है। तो कौन सा कंपोनेंट पास करता है? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पास कर सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे चलता है, हवाई जहाज भी ऐसे चल रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऐसे चल रहा है, तो ये चीज इससे पास ही नहीं कर सकती, पैरेलल ना इसके। तो हमने देखा भैया कि ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो अर्थ की सरफेस के पास में रहे वो हॉरिजॉन्टल, जो अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर है वो वर्टिकल। और ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, और ये क्या है, एंगल ऑफ डी। अच्छा कैलकुलेट, अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिए होते हैं और कई बार कई सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रखा है, बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रखा है, बी साइन डेल्टा। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को, ये दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड किया, बी साइन डेल्टा डिवाइड बाय बी कॉस डेल्टा। ऐसी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय बी से बी क्या हुआ, कैंसिल, साइन डेल्टा अपॉन में कॉस डेल्टा क्या होता है, टैन डेल्टा, और वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल आ गया। डेल्टा यहीं पे रखो तो उधर जाएगा टैन, तो क्या होगा, टैन इनवर्स बन जाता है। देखो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, टैन डेल्टा, और इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, v अपॉन में h। डेल्टा यहीं पे रखो, इसको ले लिया, इधर आ गया। ठीक है, अगला आता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल कर किसमें होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। किसमें होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ये। हमने इस वाली इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर किया और इस वाली इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर किया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर वर्टिकल स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा, क्या हो गया, 1। बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, तो आप उस लोकेशन की कुल मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। अच्छा पोल की बात करूं तो डिप की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है। और अगर डिप की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आपको जो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। तो आपको पोल पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलने वाला, केवल क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और इक्वेटर पर डिप की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी यहाँ पर डिप क्या होगा, 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, यानी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलने वाला, क्या मिलेगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गया भैया। क्वेश्चंस देखिए, क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, √3 गॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, 1 गॉस। 1 गॉस लिखा हमने, 14 गॉस लिख रहा हूं आपको। फाइंड द एंगल ऑफ डिप एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आपको डिप एंगल चाहिए तो डिप क्या होता है, tan इनवर्स वर्टिकल अपॉन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ये गलती लिख रखा है, आपसे कर लेना। वर्टिकल अपॉन में, वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है, 1। तो tan √3 क्या होता है, 60 डिग्री। अच्छा टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, निकाला थे अभी। तो हॉरिजॉन्टल ये क्या, तो 2 गॉस आ गई आपको। ठीक है, कह रहे भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको कितना रखा है, टिप दे रखा है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कॉस डेल्टा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अपॉन में कॉस डेल्टा। हॉरिजॉन्टल क्या है, √3, और कॉस डेल्टा कितना है, 30 डिग्री। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया आपका 2 कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, तो भैया देखिए, जो फील्ड मान लीजिए कोई रीजन है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मटेरियल रख दिया, ठीक है, जो मैग्नेट बन सकता है, मैग्नेट नहीं है लेकिन बन सकता है। तो जब उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मटेरियल को रखोगे तो थोड़ी देर वो बात क्या हुआ, वो खुद क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठीक है भैया। तो उस फील्ड को, जिस फील्ड ने उसको मैग्नेट बनाया, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहते हैं उसे, तो लिखा हुआ है सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड का इस्तेमाल इसी काम में किया जाता है। सोलिनॉइड के अंदर क्या करते हैं, मटेरियल रख देंगे, वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको किससे लिखते हैं, बी नॉट से। किससे लिखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस इन इट, उसके अंदर क्या आ जाए, मैग्नेटिज्म आ जाए। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन द वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जो इस स्पेस में है और जो मैग्नेटिज्म ला दे रही है, मतलब किसी को मैग्नेट बना दे रही है, इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फिर आता भैया मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भैया, आपको बता दूं इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब छोटी छोटी मैग्नेट से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे मैग्नेट से, समझ गया। तो उस छोटे से मैग्नेट को मैंने इस तरीके से बनाया, एरो की तरह से बनता ही ऐसे, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बना हुआ है। इसके हेड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ, और टेल वाले पार्ट को कहते हैं साउथ। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, छोटे वाले मैग्नेट को। अब कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमेन्स होती है, बहुत सारी डोमेन्स होती है, और उसकी डोमेन्स अगर इधर उधर देख रहे हो आप, कोई सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर उधर है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, किसी का दाएं, किसी का बाएं। तो अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। कब, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बी नॉट क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो फील्ड जो किसी को मैग्नेट बना दे। लेकिन हमने क्या किया, इस बार को सोलिनॉइड के अंदर रख दिया, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख दिया। सोलिनॉइड की जो फील्ड होती है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे ही उस फील्ड के अंदर रखा, वैसे ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपको पता है ये छोटे छोटे मैग्नेट्स ही तो है, और जब छोटे मैग्नेट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता, तो परसों एक टॉपिक बताया था मैंने उनको, पर क्या लगता है, टॉर्क। क्या लगता है, और टॉर्क क्या करता है, उन छोटे छोटे मैग्नेट्स को घुमाता है, और घुमा करके स्टेबल कर देता है। स्टेबल मतलब कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में उनकी क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डोमेन्स है छोटी छोटी, सबका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस बार का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या बन जाता है, साउथ, और आगे वाला पार्ट क्या बन जाता है, नॉर्थ। और अगर ये बार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना है तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्टोर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ठीक है, और ये बन जाता है एक मैग्नेट। क्या बन जाता है, मैग्नेट। ध्यान दीजिए भैया, तो भैया ये डोमेन है, इसके अंदर बहुत सारी डोमेन है, सब रैंडम है। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखी तो सब रैंडम है, रैंडम की वजह से कुल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो। ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। जैसे मैंने इस बार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, सारी डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, और ये बार कैसा बन गया, डोमेन्स बिकम स्टेबल। डोमेन्स स्टेबल कभी तभी होती है जब उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। आपको मैंने बताया था परसों, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल जब होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और किसी भी डायरेक्शनों में, और किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेट रहे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो भैया वो अनस्टेबल रहेगा। सबसे मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट होती है जब वो अपोजिट रहता है, 180 डिग्री का एंगल। याद नहीं, याद है, जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा। तो इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इस पूरे बार का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, और एक्ट एज अ मैग्नेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक। इसी प्रोसेस को हमने क्या किया, इस बार को जो कि नॉन मैग्नेट था, अब उसको क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है भैया, इन द अब्सेंस ऑफ बी नॉट क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी डोमेन्स क्या होती है, रैंडम होती है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। ड्यू टू रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच अप्लाइड बाय द सॉलिनॉइड। क्या लिख रखा है, ठीक है, ऑल द डोमेन्स, ठीक है, सारी डोमेन्स क्या होती है, अलाइन कर लेती है किसके अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, जिससे उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आता है। एंड वो कैसा बिहेव कर लगता है, मटेरियल मैग्नेट की तरह। दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने देखा, हमने सोलिनॉइड के अंदर करंट अप्लाई किया, करंट अप्लाई करने से सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आई, इसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा। उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने उस बार को क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। अब वो मैग्नेट बन गया तो वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब सोलिनॉइड के पास जाएगी तो सोलिनॉइड के अंदर एक करंट आएगा, और उस करंट को कहते हैं करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, देखिए, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बार क्या बन गया, मैग्नेट।
बाहर मैग्नेट बन गया तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर उस सोलेनोइड से टकराती है तो उसके अंदर करंट आता है, और उस करंट को क्या कहते हैं भैया? करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। देखिए अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगले चैप्टर में इसका काम आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सब्सटेंस कोलाइड विद द, जो सब्सटेंस मैग्नेट बन चुका है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब कोलाइड करती है किससे? सॉलिनॉइड से, तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं? करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। और जो फील्ड जनरेट करता है, ये कौन सी फील्ड है? फील्ड ड्यू टू, ये किसकी फील्ड होगी? उस बार की फील्ड होगी जो मैग्नेट बन गया, उसकी फील्ड किसके बराबर होगी? म्यू नॉट एन और आई। आई कौन सा करंट है? जो सोलिनॉइड के अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड टकराने की वजह से आया, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ये गलत लिखा था इसने, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है भैया, तो मैंने यहीं तक बाकी बैच में पढ़ा था, आपको भी यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन कर लो।